Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of March 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 मार्च 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। इसको जाके ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आप डेली बेसिस पे लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ भी स्टार्ट करते हैं। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है लेतानी रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग पेयर्स यानी जोड़े बनाकर दिए गए हैं। बताना है इनमें से कितने जोड़े करेक्ट तरीके से मैच हुए हुए हैं या कौन सा जोड़ा करेक्ट तरीके से मैच हुआ हुआ है। तो एक तरफ तो दोस्तों पॉपुलर प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, जगह के नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं कि भाई कौन सी प्लेस कौन से राज्य में लोकेटेड है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो पहले पेयर को देखेंगे तो नाम है भिलसा, जगह का क्या ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा अगर आप देखोगे वो है द्वार समुद्रा, क्या ये महाराष्ट्र में है। तीसरा गिरिनगर, क्या ये गुजरात में है। चौथा स्थानेश्वरा या फिर ये उत्तर प्रदेश में है। तो बताओ चारों पेयर में से कौन सा पेयर करेक्टली मैच हुआ हुआ है। ऑप्शन नंबर है 1 and 3 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 2 and 3 ओनली या फिर डी 2 and 4 ओनली। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों ऐसा क्या है इतना चौंकाने वाला थंबनेल जो बन चुका है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। कल बहुत सारे आर्टिकल्स छप गए हैं अखबार में, सभी अखबारों में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इवन आज का द हिंदू अखबार ओपन करोगे, पेज नंबर 4 पर जाओगे तो वहां पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के अंदर जो पोखरान नाम की जगह है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अभ्यास कंडक्ट किया गया कल के दिन। बहुत बड़ा अभ्यास जिसमें हमारी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही शामिल थे। तो ये अभ्यास क्यों कंडक्ट किया गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारत शक्ति एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में बन सकता है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स जानकारी लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देख पाओगे पीएम मोदी का ट्वीट है, अमित शाह जी का ट्वीट है। इसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर बड़े बड़े ट्वीट्स इन्होंने यहाँ पर किए हैं। चलिए अब इसके बारे में गहराई से जानते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ पर आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है एग्जामिनेशन के अंदर में। तो दोस्तों क्या है भारत शक्ति एक्सरसाइज? तो एक अभ्यास है और स्पेशली ट्राई सर्विस अभ्यास है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है जैसे मैंने आपको बताया, इसमें हमारी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन था। तीनों ने मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट किया। ठीक है, अब इस अभ्यास में जो हथियार यूज़ किए गए थे, जैसा आप देख पाओगे सारे हथियार वहाँ पर पहुँचाए गए, उनको टेस्ट किया गया है ना। हथियार कितना ज़्यादा इफेक्टिव है उनको चेक किया गया। लेकिन वो जो हथियार इस पूरे अभ्यास में यूज़ किए हैं उसमें एक ट्विस्ट है। वो सारे हथियार दोस्तों इंडिजीनियस हैं। इंडिजीनियस कहने का मतलब जो हमने यानी हमारे देश ने खुद से डेवलप किए हैं, खुद से बनाए हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर दर्शाएगी आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंसी को। समझ गए? तो अभी ये आपको क्लियर हुआ। अगर आप लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर राजस्थान है, यहीं पर यह पोखरान वाला रीजन है जहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया। याद आ रहा होगा आपको, पोखरान वही जगह है जहाँ पर भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिस न्यूक्लियर टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा या पोखरान 1 का भी नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इस भारत शक्ति अभ्यास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ज़रा ये जान लेते हैं जो आपको हर एक एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये जो अभ्यास है इसको लीड किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान के पोखरान में। इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। इस पूरे अभ्यास का मेन मकसद था कि भारत ने जो खुद से अपने देश में हथियार को डेवलप किया है, खुद से हमने बनाया है, उसको दिखाना, उसकी इफेक्टिवनेस को शो करना, ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव था इस पूरे अभ्यास का। जो भी वेपन्स हमने डोमेस्टिकली तैयार किए हैं उनके ऊपर एक स्पेशल फोकस रखा गया है, उसके इफेक्टिवनेस को यहाँ पर चेक किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
हमने पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स का यूज़ किया, K9 आर्टिलरी गन्स, ड्रोन्स, तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर टेस्ट की गई हैं इस पूरे अभ्यास के दौरान, इनके इफेक्टिवनेस को दिखाया गया है। और ये चीज़ क्या दर्शाती है कि भारत मजबूत हो रहा है अपने डिफेंस को लेकर, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम अपने देश में इन हथियार को नहीं बना पाते थे और दूसरे कंट्रीज से इनको इंपोर्ट किया करते थे। बट करंट समय पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, हम खुद से डेवलप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हुई है। हमने हथियारों को इंपोर्ट करना भी थोड़ा सा कंट्रोल किया है, कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन उसको कंट्रोल किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ दोस्तों, ये दर्शाता है कि भारत किस तरीके से अपना इस पूरे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है, इस मामले में मजबूत होता चले जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे अभ्यास का ऑब्जेक्टिव यानी इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि भाई यहाँ पर दिखाना इंडिया की सेल्फ डिपेंडेंसी को, इंडिया की सेल्फ रिलायंसी को, स्पेशली डिफेंस के सेक्टर में। प्लस केवल यही नहीं है, एक और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यह है कि जो हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों साथ में थी, तो तीनों के बीच में यहाँ पर जो मेल मिलाप है यानी सिनर्जी है, उसको और ज़्यादा मजबूत करना, उसको फोस्टर करने का काम करना। प्लस ये सारी चीज़ें आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा बढ़ावा देंगी। ठीक है, जगह के बारे में आपको बता दिया, पोखरान एग्जैक्टली ये वाला प्लेस जहाँ पर हमने 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वहीं पर इस पूरे भारत शक्ति एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। इसमें कुछ ज़्यादा एग्जाम के लिए अगर आप देखोगे, मतलब न्यूज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये जो डिटेल्स आपको दिए हैं ये एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से हैंडल कर पाओगे। चलिए आर्टिकल नंबर 2 पर आते हैं। तो दोस्तों एक बात यहीं पे बता दूं, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आज आर्टिकल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं ताकि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। बीच में मैं यहाँ पर जब टाइम नहीं मिल पाता है तो केवल द हिंदू कवर कर देता हूँ, जब टाइम मिलता है थोड़ा सा तो मैं द हिंदू के साथ एक्स्ट्रा सोर्सेज भी ऐड कर देता हूँ जब मुझे लगता है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वीडियो है वो सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जितने भी टॉपिक है वो हमारे यूपीएससी सिलेबस के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो हमारा सिलेबस का हिस्सा है, तो छोड़ना ही नहीं है। कोशिश करना पूरा वीडियो देखो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे पहला ही आर्टिकल डाउन टू अर्थ मैगजीन ने कवर कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है यूपीएससी के लिए। यहाँ पर बात हो रही है याओंडे डिक्लेरेशन के बारे में। तो एक पर्टिकुलर पूरा इवेंट हुआ, कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पर इस पूरे इस डिक्लेरेशन के अंदर बैठी हुई थी, बातचीत चल रही थी, है ना, पूरा डिस्कशन हो रहा था, डिक्लेरेशन पूरा डिस्कशन चला था कई सारी कंट्रीज़ के बीच में, जिसको नाम दिया गया याओंडे डिक्लेरेशन। अब इस डिक्लेरेशन में 11 अलग अलग जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करके जो डिस्कशंस करे उसमें इन्होंने यहाँ पर एक कमिटमेंट लिया है, प्रॉमिस किया है कि हम अपने देश में मलेरिया से होने वाली मृत्यु को ख़त्म करेंगे। तो यहीं पर ना एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, बताओ ये किस चीज़ से संबंधित है? तो इसका मेन पर्पस था डिक्लेरेशन का कि मलेरिया से होने वाली जो डेथ हो रही हैं अफ्रीका के अंदर में उसको ख़त्म करना, उसको रोकना, मलेरिया को ठीक करना कहने का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो न्यूज़ आपको ये समझ में आया। अब इस डिक्लेरेशन के बारे में बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये जो डिक्लेरेशन है इसको 11 अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैं इन्होंने साइन कर लिया है। और ये 11 अफ्रीकन देश वो हैं जिन देशों में दुनिया में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस पाए जाते हैं। तो ये डिक्लेरेशन साइन किया गया ताकि मलेरिया से होने वाली जो मृत्यु है इन देशों में उसको कम किया जा सके। सवाल यह है ये 11 देश कौन कौन से हैं? तो इस डिक्लेरेशन को साइन करने वाली कंट्रीज, पहली है बुर्किना फासो, सेकंड है कैमरून, थर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फोर्थ है घाना, फिफ्थ है माली, सिक्स्थ है मोजाम्बिक, सेवन्थ है नाइजर, एट्थ है नाइजीरिया और 10th है सूडान, 11th है युगांडा, 12th है तांजानिया। ये 12 कैसे हो रही हैं? 11 ही तो थी, हो सकता है मैंने यहाँ पर गिनती ऊपर नीचे कर दी हो, है ना। ठीक है, 11 तो ये मैंने शायद एक जो डिजिट है वो आप ऊपर नीचे कर दिया है, कोई बात नहीं। अब इन कंट्रीज़ को मैप में अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना। उसके बाद कैमरून, ये रहा। कैमरून को ज़्यादा ध्यान रखना, कैमरून का लोकेशन आपको क्या करना है, मैप में जाकर देखो एक बार आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ है, अच्छे से सारा डिटेल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? कारण यह है क्योंकि जो पूरा याओंडे डिक्लेरेशन, ये जो कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया, ये होस्ट करने वाली कैमरून की ही सरकार थी। कैमरून की सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको तैयार किया था, इस पूरे कॉन्फ्रेंस को। तो इस वजह से इसको ज़्यादा अच्छे से मैप में देख लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अब यहाँ पर आप देख पाओगे सारी कंट्रीज आसपास ही नजर आएंगे। जैसे कैमरून की कैपिटल ही याओंडे है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन का नाम भी याओंडे रखा गया है। बाकी जैसे मैंने बोला बुर्किना फासो,
ये नाइजर हो गया, सॉरी ये नाइजीरिया हो गया, ऊपर नाइजर हो गया, तो आसपास ही सारी कंट्रीज आपको नज़र आ जाती हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये वो 11 अफ्रीकन देश हैं दोस्तों जहां पर मैंने बोला दुनिया में जो मलेरिया की सबसे बड़ा बर्डन है उसका 70% मलेरिया का बर्डन इन 11 देशों के अंदर में है। दुनिया में मलेरिया से होने वाली जितनी मृत्यु हैं 95%, 95% डेथ इन्हीं देशों से हो रही है। तो इस वजह से ये पूरा डिक्लेरेशन साइन किया गया ताकि कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और मलेरिया को ख़त्म करेंगी। सवाल यह है कैसे करेंगी? कुछ तो डिस्कशंस करे गए होंगे। अभी आपने बोला था कुछ कमिटमेंट्स लिए हैं, हाँ, तो कमिटमेंट में पहला कमिटमेंट है डेटा टेक्नोलॉजी के अंदर में इन्वेस्ट किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिससे मलेरिया को कंट्रोल और एलिमिनेट किया जा सकेगा। और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, नई चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, टेस्टिंग की कैपेसिटीज़ यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, नए इनोवेशंस रिसर्च के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा जिससे इस बीमारी का हल आराम से निकाला जा सके। फिर बात है अकाउंटेबिलिटी की। तो इस डिक्लेरेशन को साइन करते हुए सभी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने आप को लेकर एक कमिटमेंट रखा है कि भैया हम इस तरीके से मलेरिया से होने वाली मृत्यु को रोकेंगे। सभी एक दूसरे का साथ देंगी, ठीक है। अब आते हैं मलेरिया के ऊपर थोड़ा सा स्पेशल फोकस कर रहे हैं क्योंकि बार बार मलेरिया ही चर्चा में है। तो जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इस प्रकार से अलग अलग बीमारियों के बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्या है मलेरिया डिजीज? आओ जानते हैं दोस्तों। मलेरिया एक प्रकार की इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि एक मच्छर की वजह से होती है। वो मच्छर फीमेल मच्छर है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है एनोफिलीस। फीमेल एनोफिलीस मॉस्क्यूटो की वजह से ये बीमारी फैलती है जिसका नाम है मलेरिया, ठीक है। और आज के समय पर जो प्राइमरी रीजन है जहाँ पर मलेरिया सबसे ज़्यादा है वो है अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एशिया। रीज़न की बात करेंगे तो वही मच्छर जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। ये जो मच्छर है ये बेसिकली इसकी वजह से इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो मच्छर है वो काट काट के फैलाता रहता है सभी जगह में, ठीक है। अब जो ये पैरासाइट है ये स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे लिवर सेल्स में जाकर मल्टीप्लाई होने लगता है, फिर हमारे रेड ब्लड सेल्स को पूरी तरह से अटैक करता है जिसके बाद एक इंसान मलेरिया का पूरी तरह से शिकार बन जाता है। तो ट्रांसमिशन करने वाला यहाँ पर मच्छर है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला कि इसी पैरासाइट की वजह से, कौन सी पैरासाइट की वजह से मलेरिया फैलता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ऐसा नहीं है, 5 अलग अलग पैरासाइट्स हैं दोस्तों, 5 अलग अलग ऐसी पैरासाइट्स की प्रजातियां जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है ह्यूमंस में। उन 5 में से 2 ही ध्यान रखना है, एक है प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये सबसे बड़े खतरे माने जाते हैं, ठीक है। बाकी मलेरिया किसी को हो जाता है तो इस प्रकार से कई सारे जो सिम्टम्स लक्षण है वो दिखाई देते हैं, जैसे सर में दर्द, बुखार, थकान, है ना, शरीर में दर्द, उसके अलावा उल्टी आना, कफ हो जाना, बार बार पसीना आना, इस प्रकार की जो दोस्तों प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। चलिए अब आगे आते हैं। वैसे मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए भारत ने भी कई सारे इनिशिएटिव उठा रखे हैं क्योंकि इंडिया में भी मलेरिया की एक बहुत बड़ी टेंशन एक समय पर देखने को मिलती थी। इस वजह से 2016 से 30 तक का भारत ने भी एक टारगेट रखा और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन चलाया जिसके तहत हमारे कई सारे टारगेट थे। फिर भारत सरकार ने अभी फोकस किया है 2027 तक हम मलेरिया को भारत से पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार से एक और टारगेट है हमारा नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन फॉर 5 ईयर्स। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका भी मेन फोकस था कि कुछ सालों में मलेरिया को ख़त्म किया जा सके, बट अभी तक मलेरिया ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अभी भी यहाँ पर उसके जो कंसर्न्स है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। फिर उसी प्रकार से मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ये पर्टिकुलर बॉडी है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया था। फिर इंडिया का इसमें कुछ अचीवमेंट भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भारत ने मलेरिया के सेक्टर में कुछ किया ही नहीं है। ये जो इनिशिएटिव्स हम लोगों ने उठाए ना, इसकी वजह से मलेरिया के जो केसेस है भारत में 83% से कम हो गए। मैं आपको बताऊं, काफ़ी तेज़ी से मलेरिया इंडिया में कम हुआ है। काफ़ी बड़ा डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो जो कि अच्छी बात है, बट हमें टारगेट बनाना है कि हम इसको पूरी तरह से इंडिया से ख़त्म कर सकें। नाउ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा भी हमने आर्टिकल डिस्कस करे, अब आपको पता है ये जो आर्टिकल है इससे ज़्यादा काम का इसका बैकग्राउंड डेटा है। अभी आपने ये भी देखा, ये आर्टिकल है, आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा है। ये सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको प्रिंटेड फॉर्म में एक नोट्स के फॉर्म में तैयार करके इस पेड ग्रुप में दिए जाते हैं। एक ऐसा PDF जिसका आप आराम से प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। दूसरी बात, ये जो PDF होता है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिल जाती है। सबसे अच्छा पार्ट यह है कि इस ग्रुप में आपका सारा कंटेंट सिक्योर रहता है।
सिक्योर का मतलब यह है डेट वाइज पड़ा हुआ है। अभी जब आप इकट्ठे करने लगोगे पीडीएफ्स, है ना, कलेक्शन करने में स्टोरेज के कई सारे इशू होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई स्टोरेज का इशू नहीं है। आपके पास में सारे पीडीएफ डेट वाइज पड़े हुए हैं। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि आज ग्रुप ज्वाइन करोगे तो केवल आज से पीडीएफ मिलेंगे, नहीं। आप अगर आज ज्वाइन करोगे तो आज से जो पीडीएफ आगे भविष्य में मिलेंगे वो तो मिलेंगे ही, पुराने सारे पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बात यहाँ पे करंट अफेयर की और यूपीएससी में 1.5-2 साल के करंट अफेयर आपने तैयार करके चलने होंगे। ठीक है। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं दोस्तों। गारंटी है कुछ दिनों बाद ही आपका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, आपको भी दिखाई देगा, बट बेनिफिट्स उसके मिलते रहेंगे। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आपको बेनिफिट्स होंगे। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट होता है, जिसको प्लीज़ आप पहुँचा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जिसकी चर्चाएं हर एक अखबार में हो चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेनर सेक्शन पर पब्लिश कर चुका है, द हिंदू टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में, इवन डाउन टू अर्थ में पूरा एक एडिटोरियल भी पब्लिश हो चुका है। तो आपको पता होगा हाल ही में बेंगलुरु वाटर क्राइसिस चर्चाओं में आया। बैंगलोर में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, और आने वाले समय पर सिचुएशन और गंभीर होने वाली है। तो इसी के एस्पेक्ट में पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है, समझेंगे वाटर क्राइसिस का इशू क्या है। क्योंकि यहाँ पर ना इस आर्टिकल में अच्छी बात यह है, कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है, कुछ रिपोर्ट्स के रेफरेंस दिए गए हैं, जो डायरेक्टली आप कहीं पर भी लिख सकते हो, वो फैक्ट है। और यूपीएससी को फैक्ट बहुत पसंद है। आप फैक्ट लिखोगे तो सीधा यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा, सीधा यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये करना काम ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये न्यूज़ क्या है। तो बेंगलुरु में आज के समय पर क्या हो रहा है, पानी का अकाल पड़ रहा है, पानी की कमी होती चली जा रही है। कई सारी जगह पर सूखा पड़ चुका है, झीलें कम हो चुकी हैं पहले के कंपैरिजन में, जो कुएं थे वो भी सूख चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पानी का कम होना, तो अगर आप देखोगे तो जो पानी का कम, अगर पानी कम होगा, सिंपल सी बात है, तो क्या होगा, सिंचाई के अंदर हमें यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आप अगर देखोगे तो बेंगलुरु में एक समय पर 14,700 बोरवेल्स हुआ करते थे, और पता है इसमें से 7,000 के आसपास सूख चुके हैं, तो आधे बोरवेल्स बचे हुए हैं। और सबसे बड़ा रिस्क है डे ज़ीरो का। डे ज़ीरो बेसिकली एक बहुत खतरनाक दिन या एक बहुत खतरनाक ऐसा समय आएगा जब पानी का बहुत ही बड़ा शॉर्टेज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात ये की जा रही है, जैसे यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना डे ज़ीरो की, तो केप टाउन में डे ज़ीरो आया था 2018 में, और वो डे ज़ीरो के अंदर में कई दिनों तक दोस्तों जो पानी है उसका बहुत बड़ा अकाल पड़ा, वाटर सप्लाई पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था केप टाउन में। वही सिनेरियो हम फेस करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है झीलों के बढ़ने की वजह झीलें खत्म होती चली जा रही हैं। कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का स्टेटमेंट है, उनका कहना यह है 90% जो बेंगलुरु के अंदर में झीलें हैं वहाँ पर बहुत बड़ा खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पर बेंगलुरु शहर जो है कह सकते हो कि अपनी झीलें खो चुका है आधे से ज़्यादा, क्योंकि 1961 में बेंगलुरु के पास में 262 झीलें थीं, और अब ये टोटल 81 लेक बची हुई हैं, मतलब 100 से भी कम। तो ये इमेजिन करो, क्यों, डेवलपमेंट्स, अर्बनाइजेशन, लोग शहर की तरफ इतना तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, उन सब झीलों के ऊपर कह सकते हो कि अलग अलग बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, उनको सब पार्ट वगैरह के सब बंद कर दिया गया है। और ये जो वाटर क्राइसिस है दोस्तों, ये केवल बेंगलुरु में नहीं, धीरे धीरे भारत के और भी शहरों में बढ़ता चले जा रहा है। वाटर डिलीवरी जो है इंडिया के शहरों में ये काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, अर्बन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लोग गाँव से निकलकर शहरों की साइड में बढ़ रहे हैं, शहरों में आबादी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, जिसका इम्पैक्ट सीधा लोगों के ऊपर में वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर क्वालिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर पहुँच रहा है। अब भारत के शहरों में वाटर क्राइसिस का दिक्कत क्या है, स्टेटस क्या है, इसका ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ। थोड़ी रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। इन्होंने यहाँ पर 2018 में बेसिकली रिपोर्ट पब्लिश की, और रिपोर्ट पब्लिश करने वाली बॉडी है नीति आयोग। इन्होंने ये बताया कि 600 मिलियन जो इंडियंस है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक वाटर स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिनको प्रॉपरली पानी नहीं मिल पा रहा।
फिर दूसरा, इम्पैक्ट एंड प्रोजेक्शन यहाँ पर बताया गया। नीति आयोग के ही अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल पाता। आप इस डेटा को इमेजिन कर सकते हो। हर साल 2 लाख के आसपास लोगों की जान इस रीज़न की वजह से जा रही है। तो ये जो क्राइसिस हैं, अगर हमने इन पे ध्यान नहीं दिया ना, तो वाटर की अवेलेबिलिटी और कम होती चली जाएगी और 2030 तक सिनेरियो बदतर हो जाएगा। इवन डेटा यहाँ पर ये बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 97 मिलियन जो इंडियंस है दोस्तों, उनके पास में प्रॉपर पीने का पानी आज भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आज भी। तो ये भी बहुत बड़ा डेटा है। इंडिया में वाटर स्कैरसिटी जो है, हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं, सिचुएशन आने वाले सालों में 72 से 72 होती चली जाएगी। और ये जो डेटा है, ये कहीं ना कहीं जैसे आज अगर कुछ मिलियन लोगों तक पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो 2050 तक बिलियंस तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। इतना बड़ा अमाउंट पहुँच जाएगा जहाँ पे लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा होगा। फिर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर कंटेमिनेशन। भाई पानी मिले ना मिले, फिर एक चीज़ ये भी है, अगर पानी मिल रहा है इंसान को तो वो पानी की क्वालिटी भी तो होना चाहिए ना। अब गंदा पानी होगा तो इंसान कैसे पी पाएगा, या पिएगा ज़बरदस्ती तो यहाँ पर वो अपनी जान खो बैठेगा। ऐसा ही हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 70% जो वाटर है वो आज के समय पर दूषित हो चुका है। और वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में जो दुनिया के लेवल पर इंडेक्स रिलीज होता है ना, उसमें भारत की रैंक 122 में से 120वें नंबर पर है, 120th पर इंडिया की रैंक इस वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है एक, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। 2020 में रिपोर्ट आई थी, इनका कहना यह है एटलीस्ट लगभग 30 भारतीय शहर ऐसे होंगे जो सबसे ज़्यादा खतरे में होंगे 2050 में, स्पेशली इस वाटर क्राइसिस की वजह से। ठीक है, जो गंगा का पानी है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ये भी स्टडीज़ यहाँ पर बता रही हैं। इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, गर्मियाँ और बढ़ती चली जा रही हैं, समर और बदतर होते चले जा रहे हैं। उसमें हमें पानी का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है और दूसरी तरफ पानी मिल ही नहीं पा रहा है। तो आने वाले समय पर अगर पानी नहीं मिलेगा तो भाई खाने का उत्पादन कैसे होगा? सिंपल सी बात है, खेत में अनाज लगाना है तो पानी तो चाहिए। अब चावल उगाने के लिए आपको पता है कितना भरपूर मात्रा में पानी लगता है। तो अगर पानी कम हो जाएगा, सिंचाई नहीं हो पाएगी, तो फूड प्रोडक्शन के ऊपर भी सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब यहीं पर राइटर एक चीज़ और बोलते हैं कि जो ये पूरी पानी की समस्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, असर क्या पड़ रहा है। पहला असर यह है कि प्रॉपर पानी का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है या प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से 163 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास में साफ़ पीने का पानी नहीं है। 210 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जिनके पास में प्रॉपर कह सकते हो कि सैनिटेशन नहीं है। फिर 21% कह सकते हो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो केवल गंदे पानी की वजह से फैल रही हैं। 500 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है लेकिन वो हर दिन मर रहे हैं। रीज़न यह है कि डायरिया हो रहा है उनको, है ना, इसी गंदे पानी की वजह से अलग अलग डिजीज़ फैल रही हैं। तो ये इम्पैक्ट तो ऑलरेडी पड़ रहा है। प्लस सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर पर। जैसे मैंने आपको बताया, पानी कम है, सिंचाई नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है फसलों का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। फसलें के प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिमांड तो मार्केट में रहने वाली है, इस वजह से फसलों के दाम भी बढ़ते चले जाएंगे। फिर एक और इम्पैक्ट है, वो है इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। जो कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर सफ़र कर रही हैं गंदे पानी की वजह से, प्रॉपर साफ़ सफाई ना होने की वजह से, और उस गंदे की पानी से होने वाली बीमारियाँ, वाटर बॉर्न डिजीज़ फैल रही हैं। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 2019 में आधे मिलियन लोगों की जान गई थी। क्यों? केवल और केवल वाटर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, और पानी न मिलने से कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अलग अलग कम्युनिटीज़ में आपस में लड़ाइयाँ भी होती हुई नजर आएंगी। वेमेन के ऊपर एक सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर लंबे समय से, आज सेंचुरीज से काम कर रही हैं, स्पेशली रूरल एरियाज़ में वो पानी खींच खाँच के लाती हैं, है ना, कुएँ से। उनके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फिर बात आती है कि ये जो क्राइसिस हमको नज़र आ रहा है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है, रीज़न क्या है। अब रीज़न में कई सारी चीज़ आप बता सकते हो। पहला, क्योंकि जो शहरीकरण हो रहा है ना दोस्तों, शहरीकरण सब जगह पे हो रहा है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो अनप्लान्ड है। कोई प्रॉपर प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी के साथ में नहीं हो रहा है। लगातार, मतलब कह सकते हो अंधाधुंध अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो चुका है, जिसके चक्कर में शहरीकरण एक्सपैंड हुआ। उसका असर सीधा जो हमारी एनवायरनमेंट है, हाइड्रोलॉजी है, उन सब के ऊपर पड़ रहा है। शहर के अंदर आपको पता है एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है। इतना कंक्रीट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से शहरों में ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिल जाती है क्योंकि सारी हीट वहीं पर ट्रैप रह जाती है। तो ये तो केवल गर्मी की बात हो गई। जो ग्राउंड वाटर सोर्सेस, उनको जितने भी शहर में आप देख पाओगे, पानी का लेवल धीरे धीरे कम होता चले जा रहा है। फिर बात है एक और चीज़ की, एक और रीज़न है यहाँ पर वाटर क्राइसिस के पीछे का, वो है वाटर बॉडीज़ का इंक्रोचमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया,
भाई जो झीलें वगैरह हैं उनको डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लिया जा रहा है। कई बार जगह पर मतलब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पता है ऑफिस बनाया गया। वो ऑफिस कहाँ बनाया गया? एक झील थी, उसको पूरी तरह से दबा दिया मिट्टी डाल के, उस पर वहाँ पर ऑफिस बनाया गया। तो ये क्या चीज़ें चल रही हैं। तो कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहाँ पर बोला 90% जो बेंगलुरु की लेक है वो अभी ख़त्म होने की कगार पर हैं। फिर एक और रीज़न है वाटर क्राइसिस के पीछे का, वो है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। भाई वाटर बॉडीज़ कम हो रही हैं शहर में, जहाँ पहले पार्क हुआ करते थे आज कोई पार्क नहीं मिलेगा, कोई ग्रीन स्पेस नहीं है, केवल घर ही घर, बिल्डिंग से बिल्डिंग सब आपस में मिली हुई, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। फिर एक और चीज़, जो ग्राउंड वाटर है उसको भी ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दिन ब दिन इंडिया हद से ज़्यादा दोस्तों ज़मीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, जिसकी चक्कर में अगेन जो प्रॉब्लम्स हैं पड़ रही हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे वाटर क्राइसिस भी क्रिएट होंगे। तो वाटर क्राइसिस को लेकर ये पर्टिकुलर इशू था, जिसके बारे में काफ़ी सारा डेटा आपके पास में है, जिसका इस्तेमाल चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, एज वेल एज इंटरव्यू हो, सभी जगह पर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। हमारे द हिंदू अखबार में आर्टिकल छपा है रिफॉर्म बेल लॉ को लेकर। दोस्तों आपको पता है कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद में यहाँ पर उसको बेल भी दी जाती है। बेल मतलब छोड़ दिया जाता है। अब हो क्या रहा है ना, पता है इंडिया में सिचुएशन यह है कि जितने भी हमारे जेल हैं उस जेल में आधे से ज़्यादा जो कैदी बंद हैं वो हैं अंडर ट्रायल कैदी। पता है अंडर ट्रायल क्या होता है? अंडर ट्रायल मतलब यह होता है कि भाई वो अभी उसके ऊपर ना केस चल रहा है, कोर्ट सुनवाई कर रही है, वो मुजरिम साबित नहीं हुआ है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, अभी उसको मुजरिम साबित नहीं किया है, लेकिन वो जेल में बंद है। उसको बोलते हैं अंडर ट्रायल वाला सिचुएशन। अब दोस्तों अंडर ट्रायल में जो चल रहा है ना उनको भी बेल नहीं दी जा रही है। तो यहां पर हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बीच में आया। सुप्रीम कोर्ट ने मांग की है कि भैया जो ये बेल वाले कानून है जहां पर हम कैदी को बेल देते हैं उसमें हमें एक सुधार की जरूरत है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सुधार नहीं करते हैं तो इंडिया के जेलों की हालात और खराब हो जाएंगे, ऑलरेडी खराब हैं। क्या है मैटर और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये तो केवल एक ओवरव्यू था आर्टिकल का। अब इस आर्टिकल की गहराई में चलते हैं अच्छे से डीपली समझने के लिए। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक्सेप्ट किया एक पर्टिकुलर केस को। एक केस है सत्येंद्र कुमार एंतल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 2022 का केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सेप्ट करते हुए ये टॉपिक को हाईलाइट किया कि हमारे देश में जो बेल सिस्टम है दोस्तों वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हमें अपने बेल सिस्टम के अंदर में एक सुधार की ज़रूरत है, तभी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। अब बात यह है भारत का जो ये बेल सिस्टम है इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, क्या चिंताएं हैं, पहले ये जान लेते हैं, फिर आगे यहाँ पे उसके उपाय की बात करेंगे। पहले प्रॉब्लम तो जान लें फिर सोल्यूशन की बात करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला, इंडिया में जो पॉपुलेशन है कैदियों की वो अंडर ट्रायल वाली ज़्यादा है। मैं तो आपको बताया था आधा, कि आधे कैदी, आधे से भी ज़्यादा 75%, 75% से ज़्यादा भारत की जेलों के अंदर जो कैदी बंद है दोस्तों वो अंडर ट्रायल वाले कैदी हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बेल सिस्टम की कि उनको बेल नहीं दी गई, वो अभी भी जेल में बंद हैं। इससे जेल में जो क्राउड है, भीड़ है, और बढ़ती चली जा रही है। जेल कम है लेकिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। अंडर ट्रायल प्रिजनर कौन होते हैं? आपको बताया कि भाई एक व्यक्ति जिस पे बस खाली आरोप लगा है लेकिन वो अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ है, उस पर बस खाली जुडिशियल कस्टडी चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। अब होता क्या है कि इंडिया में इस वजह से, क्योंकि ऐसी कैदियों की संख्या ज़्यादा है जेलों में, इस वजह से इंडिया के जेलों में ओवर क्राउडिंग वाला सिचुएशन बढ़ रहा है। 118% से यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, जिसका सीधा असर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर पड़ रहा है कि भाई उन पे जब ये कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है तो आप उनको बेल देके रिलीज क्यों नहीं करते। तो वही मैटर यहाँ पे कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो ये बेल दी जाती है दोस्तों, है ना, ये बेल को देने में हमें सुधार तो करने होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा बेल होता क्या है। बेल बेसिकली थोड़े समय के लिए जब कैदी को रिलीज किया जाता है उसकी बात हो रही है। लेकिन इंडिया में जो बेल दी जा रही है या किसी को मिलती है तो उसको पता नहीं चलता, वो एक डेढ़ महीने तक फिर भी जेल में है। या ज़्यादातर केसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर बेल उसको मिलती नहीं है, बेल को डिनाई कर दिया जाता है, उसका ऑफेंस देके, उसका अपराध देके, भाई यहाँ अपराध है ना, इस बेसिस पर बेल नहीं दी जाती। तो कोर्ट्स जो हैं वो स्पेशली फोकस यही करती हैं भाई एक इंसान को बेल ना दी जाए, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर उसके ऊपर लगा देती हैं। और कोर्ट कोई रीज़न नहीं दे रहा है कि हम उसको बेल क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी वो मुजरिम भी साबित नहीं हुआ है,
वो एविडेंस भी नहीं है, लेकिन कोर्ट बेल भी नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों सिचुएशन जो है थोड़ा सा हमारे बेल सिस्टम के ऊपर में उंगली उठाता है, या बेल सिस्टम के अंदर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दर्शाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है, बहुत सारे जो अंडर ट्रायल्स हैं, वही जो जेल में हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, बस वो जेल में तो हैं, उनको बेल मिल जाती है, लेकिन कई बार पता है बेल कंडीशंस वो फॉलो नहीं कर पाते। बेल मिल रही होती है लेकिन यहाँ पर उनके पास में रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं अरेंज कर पाते, है ना, तो यहाँ पर काम नहीं हो पाता, तो मामला अटक जाता है। कई बार उनका फैमिली नहीं है, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है ना, रेसिडेंस कहाँ पे रह रहे हैं वो वाली चीज़ें नहीं है, तो उसके बेसिस पर भी बेल नहीं मिल पाती है ना। तो जो करंट समय पर बेल के लॉज प्रेजेंट है हमारे पास में, जो कानून प्रेजेंट हैं, उनमें हमें सुधार करके जो चैलेंजेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनको ख़त्म करना होगा। क्योंकि यहीं पर आर्टिकल में कोर्ट ये बोलता है कि हमने एक डेटा लिया एफटीपी से। एफटीपी क्या है? यह है फेयर ट्रायल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से कुछ डेटा लिया गया दोस्तों येरावाड़ा और नागपुर का। उसमें यह देखने को मिला कि जो करंट समय पर बेल का पूरा कानून है वो इन चैलेंजेस से निपट ही नहीं पा रहा है। हमारे कानून कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 14% केसेस उन एरियाज में अगर आप देखोगे तो अंडर ट्रायल्स और वो बेल की कंडीशंस को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। 35% ऐसे केसेस हैं जहां पर बेल मिल रही है, लेकिन तब भी महीनों महीनों तक वो कैदी जेल में पड़ा हुआ है, रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए सीरियसली हैं, उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि भाई जो ये ज़बरदस्ती तरीके से आप अरेस्ट कर रहे हो किसी को, उसको बेल दो, है ना। ज़बरदस्ती अरेस्ट करना गलत है। आप यहाँ पे आर्बिट्ररी अरेस्ट वाले फॉर्मूले को अपना रहे हो, डिटेंशन कर रहे हो, उसको अरेस्ट कर रहे हो बिना एविडेंस के। आपके पास में प्रॉपर कह सकते हो एविडेंस, सबूत भी नहीं है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। आप साबित तो कर दो, उसके बाद अरेस्ट कर लेना, लेकिन शक के बेसिस पर आपने यहाँ पर उसको एज अ अंडर ट्रायल प्रिजनर डाल दिया जेल में। तो डेटा जो है एफटीपी से वो ये हाईलाइट करता है, जो अंडर ट्रायल्स है दोस्तों, इसमें कई सारे माइग्रेंट्स हैं, है ना, कई सारे ऐसे व्यक्ति जिनके पास में अपना कोई घर वगैरह नहीं है, एसेट नहीं है, कई सारे ऐसे जिनके पास में अपना कोई परिवार नहीं है, कई सारे ऐसे जो पहले भी जेल में बंद हुए हैं, उनको बंद कर रखा है। तो ऐसे भी कई सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बट कोर्ट बात करता है इनके प्रोटेक्शंस की। हमें इंश्योर करना होगा कि भाई इनको प्रॉपर तरीके से अपना ट्रायल और प्लस इनको बेल दी जा सके, इनके केस को प्रॉपरली देखा जा सके। अब दोस्तों इंडिया में बेल्स को लेकर क्या पूरा सिनेरियो है, अब आपको पता होना चाहिए। हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 22 में ये बेल देने की बात की है। जो व्यक्ति अरेस्ट होता है, डिटेन किया जाता है, उन सबका पूरा का पूरा प्रोविजन है। अब एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? यहाँ पर एक व्यक्ति को पनिश करना क्योंकि उसने कोई अपराध किया है, ठीक है। पहले ट्रायल होगा, वो मुजरिम साबित होगा, तब यहाँ पर उसको अरेस्ट करना। फिर होता है एक प्रिवेंटिव, बिना अपराध के यहाँ पर बस खाली शक था, उसको उठा लिया गया, ठीक है। बाकी बेल आप देखोगे तो बेल क्या होता है? टेम्पररी बेसिस पर थोड़े समय के लिए रिलीज कर देना एक इंसान को, बाकी कोर्ट जब बुलाएगा तब जाना पड़ेगा उसको। फिर बेल जैसे एक पेरोल होता है, पेरोल यहाँ पर कभी कभी जेल से यहाँ पर थोड़ा आराम के लिए उसको भेज दिया जाता है, ठीक है, थोड़े समय के लिए यहाँ पर जेल से ऑफ मिल जाता है, समझ गए। और बेल भी कई प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर बेल, एक होती है इंतरिम बेल, एक होती है एंटिसिपेटरी बेल, एक होती है डिफॉल्ट बेल, एक होती है मेडिकल बेल। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर जो हमारा 3 है, स्पेशली स्पेस वाला सेक्शन है, वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। क्या बात हो रही है? तो इसरो जो है दोस्तों अपना दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट को तैयार कर चुका है। आज जैसे आपको पता होगा कि हम लोग कोई रॉकेट या कोई मिशन लॉन्च करते हैं अंतरिक्ष में, तो इसरो कौन सा स्पेस सेंटर यूज़ करता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, है ना, पता होगा। वहीं से ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। तो हमारे पास में एक और रॉकेट लॉन्च पोर्ट होना चाहिए है। अब वो जो पूरा टारगेट था कि हाँ भाई एक और होना चाहिए था, उस पूरे टारगेट को पूरा कर दिया है इसरो ने दोस्तों। दूसरा लॉन्च पोर्ट बना लिया है जहां से हम क्या कर पाएंगे, अपने रॉकेट्स को लॉन्च कर पाएंगे। जो दूसरा वाला पोर्ट है वो श्रीहरिकोटा से थोड़ा दूर है, जहां जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख पाओगे, कुलाशेखरा पत्तिनम, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस पोर्ट को डेवलप किया गया है और मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो नया रॉकेट लॉन्च पोर्ट बन चुका है तमिलनाडु के अंदर में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास में ऑलरेडी श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश के पास में एक और लॉन्च पोर्ट है। अब इसके नीचे तमिलनाडु के अंदर में आप देख पाओगे इस जगह पर हमारे पास में दूसरा लॉन्च पोर्ट आ चुका है। यहाँ से भी हम रॉकेट लॉन्च करेंगे। दूसरा वाला पोर्ट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, महत्व ज़्यादा है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने अभी इसका जो फाउंडेशन स्टोन है, जो नींव है दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की, वो रख दी है। अब काम शुरू हो जाएगा, तैयार होगा।
इसरो का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसरो के ऊपर काफ़ी बर्डन्स भी कम हो गए। तो ये वाला लॉन्च पोर्ट कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु के अंदर में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब पहला सवाल, क्यों हमारे पास में जब है एक लॉन्च पोर्ट, यहीं से हम रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं, इतने साल हो गए, सारा काम हो रहा है, तो हमें दूसरे लॉन्च पोर्ट की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत समझेंगे। पहली ज़रूरत कि भाई पुराने वाले लॉन्च पोर्ट पर बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक जो हमारी स्पेस सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए नहीं खोली गई थी, केवल इसरो काम कर रहा था। अब प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल दिया गया है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे हमारे स्पेस वाले सेक्टर में उतर रहे हैं, समझ गए? तो वो भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ और लॉन्चेस भी होंगे। तो छोटे मोटे लॉन्चेस के लिए हमें दूसरा पोर्ट भी तैयार चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारा पोर्ट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो वहाँ पर बड़े रॉकेट्स को लॉन्च करने की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास में छोटे मिशंस या छोटे लॉन्च करने के फैसिलिटीज़ भी तो होनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पर दोस्तों तमिलनाडु में इस वाले लॉन्च पोर्ट को तैयार किया गया। इससे क्या होगा? इससे लॉन्च सर्विसेज में हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। जैसे मैंने बोला, बड़े और हैवी लिफ्ट ऑफ मिशन होंगे वो तो अपना श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर देंगे जहाँ से कर रहे हैं। छोटे छोटे जो मिशन होंगे वो अपना यहाँ पर हम तमिलनाडु के जो कुलासे करेपेतनम पोर्ट है वहाँ से लॉन्च कर देंगे। तो इसरो को यहाँ पर अपने में थोड़ा और ज़्यादा पावर मिल जाएगी, समझ गए? अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है ना, जो नया पोर्ट लॉन्च किया गया है, ये हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, प्राइवेट कंपनी भी अब स्पेस वाले सेक्शन में आ रही हैं, तो उनको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे सैटेलाइट्स को तैयार करके छोटी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। इससे यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी इंप्रूव होगा, समझ गए? अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। पहली चीज़ कि भाई ये जो पोर्ट बनाया गया है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? चलो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये क्या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई हमारे पास में एक ऑलरेडी लॉन्च पोर्ट था, अब हमने एक नया लॉन्च पोर्ट बनाया तमिलनाडु में, आप उसका क्या महत्व बता सकते हो? तो पहला महत्व है जोग्राफिकल एडवांटेज। जोग्राफिकल एडवांटेज यानी कि जोग्राफी, इसकी लोकेशन देखना दोस्तों। होता यहाँ पर यह है कि अभी हम जब आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च करते हैं ना, तो हमें ये देखना पड़ता है ऊपर श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका है, इस वजह से हमें थोड़ा सा पाथ इसका चेंज करना पड़ता है, ऐसे घुमाना पड़ता है, और घुमाने के लिए हमारा डिस्टेंस ज़्यादा कवर होता है, और ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा फ्यूल भी लगेगा, ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ेगा, है ना, क्योंकि श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर से नहीं निकाल सकते हम साइड से निकालते हैं इस तरीके से, समझ गए? ताकि श्रीलंका के ऊपर से फ्लाईओवर्स करने से यहाँ पर बच जाए, अलाउ भी नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दूर से निकालने के लिए हमें रास्ता थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, जिसमें कॉस्ट बढ़ जाती है एकदम से। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर तैयार किया गया है, ये देख पाओगे श्रीलंका से दूर है, ये रॉकेट लॉन्च करोगे बिल्कुल सीधा जाएगा स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर कहीं पर भी घुमाने उमाने की ज़रूरत नहीं है, रॉकेट चलेगा बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट में, बिल्कुल साउथवर्ड डायरेक्शन के अंदर में, तो कॉस्ट कम आएगी, समझ गए? इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी जैसे हमें रॉकेट को घुमाना पड़ता है दूसरे वाले पोर्ट से। तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस, ये मैंने ट्रेजेक्टरी के बारे में बता ही दिया आपको। दूसरा इंपॉर्टेंस है इक्वेटोरियल लोकेशन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर के पास में ही यहाँ पर ये हमारा पोर्ट है। इक्वेटर के पास में पोर्ट होना हमारा ज़रूरी होता है, वहीं से लॉन्च करना रॉकेट आसान हो जाता है, ठीक है? चलिए अब देखो यहाँ पर बात हो रही है कि जो नया वाला पोर्ट बनाया गया है लॉन्च पोर्ट, इसमें हम छोटे वाले अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करेंगे, और छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसरो का छोटा रॉकेट है जिसको बोलते हैं SSLV, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बड़े रॉकेट को लॉन्च करने के लिए GSLV है, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और सबसे बड़े वाले से थोड़ा और छोटे को लॉन्च करने के लिए PSLV है, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और सबसे छोटे को लॉन्च करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये लॉन्च व्हीकल्स के बारे में कुछ डेटा दिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो दोस्तों ये वाला जो रॉकेट है, ये 500 किलोग्राम की सैटेलाइट को आसमान में लेकर जा सकता है, अंतरिक्ष में लेकर जा सकता है, ठीक है? तो इसकी लॉन्च लिमिट मैंने आपको बता दी है, बट यहाँ पे कुछ बड़े सैटेलाइट्स भी हमारे पास, बड़े पावरफुल रॉकेट्स भी हैं, व्हीकल्स भी हैं, जिससे बड़े बड़े सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं, PSLV GSLV, ये मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। ये आप देख पाओगे टॉपिक जो है ना इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक्सप्लेनर सेक्शन में ऑलरेडी 6 मार्च को यहाँ पर पब्लिश किया जा चुका है। तो ऐसे कई बार आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो हम लोग पता है इसको बिल्कुल भी कह सकते हो हल्के में नहीं ले सकते। अब यहाँ पर जो स्मॉल सैटेलाइट है इसको लॉन्च करने का फ़ायदा भी है, क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास में लॉन्च पोर्ट भी आ रहा है, फिर छोटे सैटेलाइट से अगर हम मिशन लॉन्च करेंगे ना तो इससे पैसा बचेगा, कॉस्ट यहाँ पर इंप्रूव होगी, सटीक तरीके से काम कर पाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि विदेशों में देखोगे तो जो स्पेस एक्स वगैरह है ना, इलॉन मस्क की कंपनी वगैरह, वैसी कई सारी छोटी छोटी सैटेलाइट्स लॉन्च करते रहते हैं।
तो ये काम यहाँ पर इंडिया भी कर सकेगा। छोटी छोटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम यहाँ पर लॉन्च कर पाएंगे अपने इस पर्टिकुलर मिशन के माध्यम से। लॉन्च पोर्ट भी आ रहा है, छोटे छोटे मिशंस यहाँ पर छोटे छोटे हमारे व्हीकल से लॉन्च हो पाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया हमारे पास में जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में ऑलरेडी एक लॉन्च पोर्ट है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। भाई जो हमारे पास में श्रीहरिकोटा में लॉन्च पोर्ट है ना, वो बड़े साइज़ का है। उसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो PSLV के लिए यूज़ किया जाता है, एक GSLV के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बड़े और छोटे रॉकेट के लिए यूज़ किया जाता है। समझ गए। और आपको ध्यान में रखना होगा एक बात दोस्तों, जो हमारा पहला लॉन्च पैड था, सबसे पहला लॉन्च पैड जहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो बनाया गया था 1990s में। ठीक है, फिर उसके बाद में 2005 से ऑपरेशनलाइज हुआ। सेकेंड लॉन्च पैड हम लोगों ने यहाँ पर 2005 में जो है उसको लॉन्च किया। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत सारा फैक्चुअल डेटा है। प्रीलिम्स में कई सारे तरीके से घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आप रेडी हो क्योंकि आपने सब कुछ तैयार कर रखा है। चलिए आगे आते हैं एक और टॉपिक पर। ये ना हमारे ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है ब्लू लाइन के बारे में। तो ये जो ब्लू लाइन है ना, ये इजराइल और लेबनान के बीच का जो पर्टिकुलर इशू है वो चर्चाओं में आ चुका है। तो खबर यह है कि हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच का जो बॉर्डर है उसके ऊपर अटैक किया गया, और अटैक करने वाला एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्ला। और जो हिजबुल्ला है दोस्तों, ये लेबनान में है। जैसा आपको पता होगा गाजा पट्टी में हमास है ना, वैसे यहाँ पर लेबनान में हिजबुल्ला है। ये भी इजराइल के पूरी तरह से अगेंस्ट में है। इजराइल को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता है, पूरी तरह से हटाना चाहता है, जैसे हमास चाहता है। पहले लोकेशन देखेंगे तो मिडिल ईस्ट का मैप, यहाँ पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, और इजराइल के जस्ट ऊपर एक छोटा सा कंट्री आपको नजर आएगा, लेबनान। ठीक है, तो लेबनान और इजराइल के दोनों पड़ोसी, आस पड़ोसी देश आपको देखने को मिल जाते हैं। समझ गए। अब दोस्तों इजराइल और लेबनान दोनों के बीच में जो बॉर्डर है ना, वो बॉर्डर ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे ये ऊपर लेबनान हो गया, नीचे यहाँ पर इजराइल हो गया। इजराइल और लेबनान के बीच में एक बॉर्डर जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। ये कोई ना कह सकते हो फॉर्मल कोई बॉर्डर नहीं बनाया, ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है, या ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बस केवल एक पर्टिकुलर लाइन है। एक लाइन बनी हुई है जो कि लेबनान और इजराइल को अलग करती है। समझ गए। कोई इंटरनेशनल बॉर्डर यानी बाउंड्रीज वगैरह कुछ नहीं खींची हैं। समझ गए। तो वैसे अगर आप देखोगे ओरिजिनली तौर पर तो एक बाउंड्री इसको बनाया गया था ब्रिटेन के थ्रू। ब्रिटेन और फ्रांस ने 1920 से बनाया था, लेबनान, सीरिया और पैलेस्टीन के बीच में। लेकिन बाद में यहां पर आप देख पाओगे धीरे धीरे इजराइल आया, और फिर कहीं ना कहीं यहां पर इजराइल ने इन एरिया को कब्जाया भी था। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ब्लू लाइन, ये सेट की गई थी यूनाइटेड नेशन के माध्यम से। साल 2000 में ब्लू लाइन बनाई गई थी, जब इजराइल ने इस पूरे एरिया से अपनी मिलिट्री को पीछे खींचा, क्योंकि ये जो लेबनान का हिस्सा है दोस्तों, ये इजराइल ने कब्जा लिया था बीच में इन्हीं वॉर्स के अंदर में, जब ये कंट्रीज इजराइल को हटाने की कोशिश कर रही थी। बट इजराइल ऐसे नहीं हट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया कब्जाया था इजराइल ने, वो छोड़ा, वहाँ से विड्रॉ किया। फिर उसके बाद यूएन ने एक ब्लू लाइन बना दी कि भैया ये बॉर्डर है लेबनान और इजराइल के बीच का, इस एरिया से इधर कोई नहीं जाएगा, लेबनान से मतलब इस एरिया से इधर कोई नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो हिजबुल्ला है लेबनान में, वो लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है। हिजबुल्ला क्या है? एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लेबनान के अंदर में है। 1980 में एक ग्रुप बनकर आया था इजराइल को ख़त्म करने के लिए। जब इजराइल बना ना कि भाई यहाँ पर इजराइल, आपको पता है इतिहास आपको जानते ही होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर हिजबुल्ला आया था ताकि इजराइल का जो ये पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन है इस पूरे रीजन में, उसको हटाया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा कि कई बार ना जो हमारा यूएस है, इजराइल है, ये कंट्रीज़ ना इस हिजबुल्ला को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यानी आतंकवादी संगठन का यहाँ पर एक टैग दे चुकी हैं कि ये हिजबुल्ला एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप ब्लू लाइन देखते हो ना, जो जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आपसे बन सकता है भैया बताओ ब्लू लाइन कौन से 2 देशों के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा, लेबनान और साथ ही साथ में इजराइल, 2 देशों के बीच में ब्लू लाइन जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ब्लू लाइन में यहाँ पर लाइन ऐसे ब्लू कलर के बैरल्स लगा रखे हैं जगह जगह पर। ठीक है, पूरे बैरल्स लगा रखे हैं जो कि जिसके उधर हो गया लेबनान और इधर हो गया इजराइल। समझ गए। ऐसे मार्कर्स यहाँ पर लगा रखे हैं जो कि ब्लू लाइन को डिफाइन करते हैं उस एरिया में, ताकि कोई भी ज़बरदस्ती की क्रॉसिंग इस एरिया से ना कर सके। वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ तैनात की गई है। क्लियर। चलिए आगे आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। अब ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। आपको मैं बताने वाला हूँ, आज पढ़ाऊँगा रीजनल रूरल बैंक के बारे में। क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक, इसके बारे में काफ़ी डिटेल से समझेंगे। हाल ही में यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है अपने टेक्नोलॉजिकल सिस्टम की वजह से। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्या होते हैं, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। ये बैंक ऐसे बैंक होते हैं जिसको हमारी अलग अलग सरकारें कोलैबोरेट करके बनाती हैं। कहने का मतलब आपने देखो गांव में कई सारे बैंक होते हैं जो लोन देने का काम करते हैं,
वो रीजनल रूरल बैंक कहलाते हैं, नाम ही लगा हुआ रूरल। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पर बैंक तैयार किए जाते हैं। अब इस बैंक को तैयार करने के लिए हमारी केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा एक स्पॉन्सर बैंक होगा। स्पॉन्सर एक बड़ा कमर्शियल बैंक होगा जो कि स्पॉन्सर करेगा इसको। तो ये तीन मिलकर दोस्तों रीजनल रूरल बैंक को बनाते हैं। इन तीनों का कॉपरेशन या कोलैबोरेशन होना ज़रूरी है, तब रीजनल रूरल बैंक बनता है। और फिर यह बैंक जो तैयार होता है, इस बैंक का मेन मकसद या मेन मिशन ये होता है कि भाई लोगों को उधार लोन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाए, स्पेशली जो हमारे फार्मर्स हैं, है ना, खेती बाड़ी करने वाले लेबरर्स हैं, वीकर सेक्शंस हैं, उनको सस्ते दाम में लोन देने का काम करना। ये हमारे रीजनल रूरल बैंक्स का काम है। अच्छा, ये जो बैंक का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, आया कहाँ से? तो दोस्तों एक कमेटी थी, नरसिम्हन कमेटी। तो इन्होंने रूरल क्रेडिट के ऊपर में रेकमेंड किया था 1975 में कि हाँ हमारे पास में इस प्रकार के रीजनल रूरल बैंक होने चाहिए। तो इस कमेटी का ये सुझाव था। फिर जिस सुझाव को अपनाया गया और रीजनल रूरल बैंक को दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से एस्टेब्लिश किया गया। इसके लिए यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस पास हुआ 26 सितंबर 1975 में। ठीक है, और फिर यहाँ पर रूरल रीजनल बैंक, यहाँ पर वही रीजनल रूरल बैंक जो है, ये एक्ट आया 1976, जिसके बेसिस पर ऐसे बैंक तैयार हो गए। और ध्यान रखिएगा, हमारे देश का, इंडिया का पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था? वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। प्रथमा ग्रामीण बैंक पहला रीजनल रूरल बैंक है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक है दोस्तों, ये ना, जैसे मैंने बताया, इनके जो गोल्स हैं या इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत सारे हैं। ये अलग अलग कार्य कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे बैंक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना गाँव में, है ना, उसके अलावा सरकारी ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार एमजी नरेगा के तहत यहाँ पे मजदूरी देती है वर्कर्स को, तो वो मजदूरी यहाँ पर इन बैंक्स के थ्रू दी जाती है। पेंशन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो काम भी इन्हीं बैंक्स का है। पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज़, जिसमें लॉकर की फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई सर्विसेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं। यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये रीजनल रूरल बैंक होते हैं दोस्तों, इसमें एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बैंक बना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर वाली बैंक जो होती है ना, इनके कोलैबोरेशन के माध्यम से तैयार होता है। तो इसमें शेयर होल्डिंग भी होती है। मान लो कोई पर्टिकुलर बैंक है तो उसमें 50% शेयर होल्डर होगा हमारा केंद्र सरकार, 35% होगी स्पॉन्सर बैंक और 15% होगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरीके से ओनरशिप चलती है। और जो ऑपरेशन है रीजनल रूरल बैंक का, वो केवल गाँव वाले, ग्रामीण वाले क्षेत्र तक काफ़ी ज़्यादा सीमित हो जाता है। रेगुलेशन की बात करेंगे तो इस बैंक को कंट्रोल कौन करता है? तो रेगुलेट करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, आरबीआई, और साथ ही साथ में इस बैंक को सुपरवाइज करता है नाबार्ड। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ध्यान रखिएगा, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, इनके फंड्स के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से पैसा कमाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर कई सारे फंड्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, बोरो करते हैं नाबार्ड से, है ना, जो यहाँ पे पैसा जमा करते हैं बैंक में, नाबार्ड से डिपॉजिट करना, स्पॉन्सर बैंक्स इनको सपोर्ट करती है। कुछ और सोर्सेज भी हैं, जैसे सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, वहाँ से भी पैसा आता है, जिस बेसिस पर बैंक काम कर रहा होता है। और ध्यान रखिएगा एक बात और, इस बैंक को चलाने के लिए पूरा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, पूरा बोर्ड, जिसमें कई सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इस पूरे बैंक को मैनेज करते हैं। ठीक है, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 3 डायरेक्टर होते हैं जिसको हमारी केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है। बाकी कह सकते हो कि एक मैक्सिमम ऑफ 2 डायरेक्टर होते हैं जिसको यहाँ पर नॉमिनेट करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और मैक्सिमम ऑफ 3 डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिसको स्पॉन्सर बैंक नॉमिनेट करती है। तो तीनों यहाँ पर अपने डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करते हैं, जिसके बेसिस पर ये पूरा बोर्ड तैयार होता है। और ये बोर्ड एक पर्टिकुलर रीजनल रूरल बैंक को रन करता है, चलाता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और बेहतरीन टॉपिक, नया सा टॉपिक है, चर्चाओं में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों स्पॉन्ज आयरन के बारे में। ठीक है, अब आपने आयरन के बारे में सुना होगा, तो स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? स्पंज आपको पता होगा, एक गद्दे की तरह यहाँ पर होता है ना स्पंज, जैसे हम लोग फोम वगैरह बोलते हैं, तो उस प्रकार का एक आयरन ओर है। ये चर्चाओं में आया है। चर्चाओं में इसलिए आया है कि जो डोमेस्टिक स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरर्स हैं, यानी कि हमारे देश में जो ये स्पंज आयरन बनाया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। कंटिन्यूस आयरन ओर का शॉर्टेज हो रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि दोस्तों जो स्पंज आयरन है, आयरन ओर से बनता है। और आपको पता होना चाहिए, जब हम लोग बात करते हैं आयरन ओर की, तो 6 प्रकार के आयरन ओर होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोटाइट, लियामेनोटाइट, उसके अलावा पायराइट एंड सेडराइटाइट। अब जब हम लोग यहाँ पर आयरन ओर बनाते हैं ना, स्पंज आयरन बनाते हैं, तो इसके लिए हम हेमेटाइट वाला आयरन ओर लेते हैं। ज़्यादातर यही वाला आयरन ओर लिया जाता है, जिससे यहाँ पर पूरी तरह से लोहा डेवलप किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पंज आयरन इस तरीके से दिखाई पड़ता है, मैं आपको बताऊंगा। स्पंज आयरन क्या होता है? स्पंज आयरन को दोस्तों हम डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है डीआरआई क्या है? तो डीआरआई ही यहाँ पर स्पंज आयरन कहलाता है। स्पंज आयरन बनता कैसे है? पहले हमने हेमेटाइट लिया, वही आयरन ओर जिसकी बात कर रहे थे हम। आयरन ओर लेने के बाद में से उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें डायरेक्ट रिडक्शन करते हैं। डायरेक्ट रिडक्शन करने का मतलब है उसमें से ऑक्सीजन को हम हटाने का काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर क्या होता है, हम कुछ रिड्यूसिंग गैसेस का यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि बेसिस पर हम लोग आयरन ओर को कहीं ना कहीं इसमें से जो ऑक्सीजन है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और जो ये प्रोसेस है कि भाई आयरन ओर को रिड्यूस करना है ना, मतलब आयरन ओर को सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें इसी को हम लोग डायरेक्ट रिडक्शन बोलते हैं। अब सवाल यह है कि इसको स्पंज आयरन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब स्पंज आयरन बनाई जाती है कंपनियों के अंदर में, फैक्ट्रियों के अंदर स्पेशली, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आपको देखना है तो हम क्या करते हैं, स्पेशली ऑक्सीजन को हटाते हैं आयरन ओर से। तो हमने हेमेटाइट लिया जैसे मैंने आपको बताया, और हेमेटाइट लेने के बाद में से इसमें से हमें ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ऑक्सीजन को यहाँ पे निकालना है। तो ऑक्सीजन निकालने के लिए पूरा ये डायरेक्ट रिडक्शन का प्रोसेस अपनाया जाता है। फिर क्या होता है, जब इसमें से ऑक्सीजन पूरी तरह से हट जाती है तो इसमें छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं दोस्तों आयरन ओर में, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर बोला जाता है स्पंज आयरन। क्यों स्पंज आयरन इसलिए बोला जाता है? क्योंकि इसमें हनी कॉम्ब बन जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे आपको पता होगा, जब हम घर वगैरह बनवाते हैं तो कॉलम खड़े करवाते हैं इस तरीके से, पिलर जिसको आप बोलते हो। जब कॉलम खड़े करते हैं तो इस तरीके से उस पर कंक्रीट भरा जाता है, चारों तरफ फर्मा लगाकर, है ना, इसकी बॉडी लगाकर इसमें कंक्रीट भरते हैं। जब कंक्रीट भरते हैं और सही से कंक्रीट नहीं बैठता है, क्योंकि कंक्रीट को बैठाने के लिए वाइब्रेटर वगैरह लगाया जाता है, आपको पता ही होगा, है ना। अगर वाइब्रेटर नहीं लगाते हैं हम लोग तो ये कंक्रीट सही से बैठेगा नहीं, और सही से बैठेगा नहीं तो ऐसे ही आपने भर दिया उसके अंदर में, फिर अगले दिन जब आप फर्मा खोलते हो तो इस तरीके से उसमें ये हनी कॉम्ब बनकर आएगा। ये हनी कॉम्ब कहलाता है। स्ट्रक्चर में इस तरीके से छोटे छोटे गड्ढे, छेद बन जाते हैं, ठीक है, एकदम यहाँ पर फोम की तरह लग रहा होगा। तो हनी कॉम्ब का यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल यही मिला समझाने का। तो क्या होता है, जो हमारा आयरन ओर होता है, ठीक है, उस आयरन ओर में भी ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद में जब उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो माइक्रोस्कोप से देखने में इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जूम करके देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप में। इस वजह से यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एक देखने में स्पॉन्ज की तरह लगता है ये, इस वजह से इसको स्पंज आयरन का नाम यहाँ पर दे दिया गया कि भैया ये स्पंज आयरन है, ठीक है। अब इस स्पंज आयरन का इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है स्टील इंडस्ट्री में। जैसे स्टील इंडस्ट्री में हम कई सारे स्क्रैप को जलाते हैं, कई सारा कूड़ा वगैरह जलाया जाता है, उसकी जगह हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्पंज आयरन का, ठीक है। तो हम लोग जैसे मैंने बोला ना, स्क्रैप का यूज़ करते हैं जलाने के लिए, तो उसमें हम स्पंज आयरन का यूज़ कर सकते हैं। रीज़न यहाँ पर यह है कि भाई जो कबाड़ वगैरह को हम जलाते हैं ना, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है स्टील इंडस्ट्रीज़ में। तो स्पंज आयरन एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करके एक हाई क्वालिटी की स्टील को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी की स्टील बना सकते हैं, ठीक है। तो स्पंज आयरन का इंपॉर्टेंस भी आपको जानने को मिल गया, क्या है वो भी जानने को मिल गया। नाउ अब ये वाली जो स्लाइड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्पंज आयरन के मामले में दोस्तों, इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है स्पंज आयरन का, ठीक है। ज़्यादातर हम ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा दुनिया में जितना भी स्पंज आयरन प्रोड्यूस होता है उसका 20% यहाँ पर इंडिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि भारत के पास में ऐसे इसको प्रोड्यूस करने के 200 से ज़्यादा प्लांट्स आपको नज़र आते हैं, जिसके बेसिस पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर इसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होता है, जहाँ पे कूड़ा कबाड़ जला रहे हैं उसकी बजाय इसको जलाकर हम यूज़ करते हैं। समझ गए? नाउ अब बात आती है यहाँ पर एक और आर्टिकल की। ये आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात हो रही है एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस के बारे में। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, कई सारे न्यूज़पेपर में छपा हुआ है आर्टिकल, मैंने देखा हुआ है, उसके बेसिस पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो हुआ क्या, एक अभ्यास है कटलेस एक्सप्रेस। तो ये अभ्यास कंडक्ट किया गया कहाँ पर? सीचिल्स के पोर्ट पर। सीचिल्स जो कि बेसिकली यहाँ पर इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो INS तिर है, इंडिया की यहाँ पर जो जहाज़ है वो भी पार्टिसिपेट करी है दोस्तों, जिस वजह से चर्चा में है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भैया एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस क्या है? तो एक अभ्यास है जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में कंडक्ट किया गया, स्पेशली जो हमारा इंडियन ओशन में वेस्टर्न वाला रीजन है, उसके कोस्टल रीजन में, तट वाले रीजन में। स्पेशली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, कीनिया, तांजानिया, मोजाम्बिक, ये सब कौन सी कंट्रीज़ हैं? अफ्रीकन कंट्रीज़ है। मडागास्कर है, अफ्रीका से कहीं पास में ही है। यहीं पर आप देख पाओगे मॉरिशस है, इसमें ही यहाँ पर आपको सीचिल्स नज़र आएगा, इंडियन ओशन में ये सीचिल्स है। यहीं जस्ट पास में इस पूरे अभ्यास को कंडक्ट किया गया है अभी।
अभ्यास को कंडक्ट करने का पीछे का रीज़न है इस पूरे समुद्र के अंदर में एक सुरक्षा को मेंटेन करके रखना। ठीक है, बात क्लियर होगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अभ्यास है एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कहने का मतलब है कई सारे देश की जो नेवी है वो यहाँ पर इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करती है। इस अभ्यास को स्पॉन्सर कौन करता है? तो स्पॉन्सर करने वाली बॉडी है यूएस अफ्रीका कमांड। ठीक है, अफ्रीकॉम जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है। तो यूएस की नेवल फोर्सेस, यूरोप, ठीक है, ये सब यहाँ पर इसको पूरी तरह से कमांड करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। बाकी अगर आप देखोगे ना तो इस अभ्यास में जैसे मैंने बोला मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है जो भी हमारा मैरीटाइम रीजन है, समुद्र वाला हिस्सा है, उसमें एक निगरानी बनाकर रखना। इस प्रकार के अभ्यास होते रहेंगे तो एक डर बैठा रहेगा जो भी पायरेट्स हैं, जो समुद्र लुटेरे होते हैं उनके ऊपर में, है ना। इससे यहाँ पर एक मजबूती बढ़ेगी इन सब देशों के बीच में। जो इंडियन नेवी जाएगी, कई सारी और कंट्रीज़ की नेवी प्रेजेंट होंगी, उनके बीच में यहाँ पर जो कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है, वो इंप्रूव होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर में। ठीक है, 16 अलग अलग फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ यहाँ पर हैं। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है इस अभ्यास में बहुत पहले से, 2019 से यहाँ पर हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बताओ क्या है ये क्वेश्चन? ये बनेगा एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस, ये क्या है? तो यह है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेवी का पार्टिसिपेशन होता है या फिर मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी समुद्र में यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। क्लियर? चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, बहुत चर्चाओं में है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। बात हो रही है सेकंड थॉमस शोल के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली बहुत न्यूज़ में आया है। न्यूज़ में क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में एक इंसिडेंट होता है सेकंड थॉमस शोल एरिया में। ये जो एरिया है ना, ये फिलीपींस के पास में है दोस्तों, जहाँ पर चाइना फिलीपींस आपस में टकरा गए, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। मैं आपको थोड़े मैप दिखाता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आए बढ़िया। ठीक है, क्योंकि मैप के बिना क्लैरिटी नहीं आएगी। ये चाइना है, यहाँ पर आपको ताइवान देखने को मिलेगा, इधर आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा, नीचे मलेशिया है, फिर सिंगापुर है, ऐसे यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी नीचे। ठीक है, तो चाइना दोस्तों ये है जो ना, चाइना के पास में जो समुद्र है इस वाले रीजन में, इसको बोलते हैं साउथ चाइना सी। पीछे आपको इंडिया भी नजर आ रहा होगा, तो ये वाला जो समुद्र का हिस्सा है ये साउथ चाइना सी है। ये जो डैश बने हुए हैं, डैश कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश हैं। इसको बोलते हैं हम लोग 9 डैश लाइन। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये जो चाइना की 9 डैश लाइन है ना, चाइना ये बोलता है कि इसके अंदर का जितना भी हिस्सा है सब मेरा है। हाँ, जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, भले वो आइलैंड फिलीपीन का हो, आइलैंड यहाँ मलेशिया का हो, इन सब कंट्रीज के यहाँ पर आइलैंड्स आते हैं, चाइना बोलता है नहीं मेरा हिस्सा है ये देख पाओगे सेकंड थॉमस शोल की बात करें ना, सेकंड थॉमस शोल यहाँ पर है और ये 9 डैश लाइन के अंदर में आ रहा है। जबकि ये पार्ट किसका है? फिलीपींस का। इसको लेकर एक केस ऑलरेडी हिस्ट्री में हो चुका है और उस केस को फिलीपींस जीत चुका है, लेकिन चाइना बोलता है नहीं हम नहीं मानेंगे, हम जितना भी जजमेंट आया सबको रिजेक्ट करते हैं, हमारा है तो हमारा है। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना आज के समय पर इस वाले एरिया में पहुंचा हुआ है जहाँ पर फिलीपींस चाइना सामने टकरा है। तो साउथ चाइना सी में दोस्तों कई सारे आइलैंड है, स्प्राटले आइलैंड्स यहाँ पर नजर आएगा, ऐसे कई सारे आइलैंड्स आपको नजर आएंगे जिसको लेकर चाइना क्लेम करता है ये पूरा रीजन मेरा है। इस वजह से ये जो देश है ना, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इन कंट्रीज के संबंध चाइना के साथ में बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि इनकी टेरिटरी को क्लेम करता है चाइना कि मेरा पार्ट है ये। तो यहीं पर सेकंड थॉमस शोल कहाँ पर है आपको पता चल गया? कहाँ पर? वहीं फिलीपींस के जस्ट पास में आपको सेकंड थॉमस शोल नजर आएगा। ठीक है, ये फिलीपींस है, इसको जूम कर लेंगे। फिलीपींस का एक छोटा सा आइलैंड है पलावन आइलैंड, यहीं पर पास में ही आपको सेकंड थॉमस शोल नजर आएगा। शोल क्या है? बेसिकली समुद्र। शोल ना पूछ ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। इस वाले एरिया में, इस वाले पॉइंट पर अगर आप समुद्र के नीचे देखोगे तो कोरल रीफ प्रेजेंट होगी, रंग बिरंगी से जो कोरल रीफ्स दिखाई पड़ती है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ गए? लेकिन ये टेरिटरी तो फिलीपींस की है ना। अगर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी देखोगे तो ये फिलीपींस की टेरिटरी में आ रहा है, लेकिन दोस्तों चाइना इसको कहीं ना कहीं अपना एरिया बताता है। चाइना लंबे समय से इसको अपना एरिया बता रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक कंसर्निंग सिचुएशन बन रही है इन सभी देशों के लिए। चाइना बोलता है ये पूरा रीजन मेरा है, इस पे पूरी सॉवरेनिटी क्लेम करता है। फिलीपींस का, मलेशिया का, ब्रुनेई का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का, सबके हिस्से को चाइना क्लेम कर रहा है। सबके हिस्से को किसी ने सभी मिलकर पीटेंगे फिर। 2013 में दोस्तों जैसे मैंने बोला एक केस हो गया था, फिलीपींस ने एक चाइना के खिलाफ में केस फाइल कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, हेग में। और चाइना का जो एक क्लेम है ना, इसको यहाँ पर चैलेंज किया कि भाई ये हमारा हिस्सा है, चाइना बार बार हमारे सेकंड थॉमस शोल को क्लेम करता है। कोर्ट ने जब पूरा केस देखा, रूल किया, तो ये पूरा जजमेंट फिलीपींस के फेवर में दिया था 2016 में। लेकिन हुआ क्या? चाइना ने इस जजमेंट को ही रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं नहीं हम नहीं मान रहे, ये हमारा है तो हमारा है। तो ये पर्टिकुलर इशू चल रहा है।
तो एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, सेकेंड थॉमस शोल कहाँ पर है, कौन से देश के पास में है और एग्जैक्टली क्या है ये, समझ गए। नाउ एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर बात हो रही है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ के बारे में। एक प्राइज़ चर्चा में है दोस्तों, आपको पता है अवार्ड्स और प्राइसेस को लेकर कई सारे एग्जामिनेशन में, स्पेशली जो वनडे एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है ये प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़, न्यूज़ में क्यों है? तो एक जापानीज आर्किटेक्ट हैं राइकन योमामोतो, इनको 2024 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर का प्राइज़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? यामामोटो, रिकेन यामामोटो। ये आर्किटेक्चर है यानी वास्तुकार जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो ये जो प्राइज़ है ना, नाम से पता चला आर्किटेक्चर को दिया जाता है, जो बेस्ट आर्किटेक्चर होगा। तो 2024 का प्राइज़ इनको दिया गया। ठीक है, अब आओ डिटेल से जानते हैं इस प्राइज़ के बारे में। तो पहली चीज़ दोस्तों, ये जो प्राइज़ है ये एक कह सकते हो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, और कह सकते हो आर्किटेक्चर वाली फील्ड में एक नोबेल प्राइज़ के तौर पर इसको देख सकते हो। इस प्राइज़ को बनाया गया था, शुरुआत की गई थी J.A. प्रिट्जकर के थ्रू, इस वजह से इनके नाम के ऊपर प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ रखा गया है। ठीक है, तो इनके ये थे प्लस इनकी वाइफ थी सिंडी, इन दोनों ने मिलकर इस प्राइज़ की शुरुआत की थी 1979 में। पर्पज़ यही था कि भाई जिसका बहुत बेस्ट काम होगा स्पेशली आर्किटेक्चर में, है ना, उसको यहाँ पर एक सम्मान देना चाहिए। और होता क्या है, जो विनर होता है उस विनर को पहले दोस्तों ऐसा नहीं केवल एक ही विनर चूज़ करेंगे, 500 अलग अलग नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं एवरेज, उसमें से दोस्तों विनर को निकाला जाता है। और जो नॉमिनेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, ये जो जितने भी व्यक्ति नॉमिनेटेड होते हैं उनको एक्सपर्ट्स नॉमिनेट करते हैं, उनके अलग अलग वर्क की वजह से, उनके प्रोफेशनल्स की वजह से। और जो भी यहाँ पर अवार्ड जीतता है, इसमें कैश कितना दिया जाता है, तो लगभग $1 लाख का कैश अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, प्लस एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके अलावा ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। ठीक है, और जो ये मेडल है वो इन्फ्लुएंस हुआ है आर्किटेक्ट लुइस सुविलन से, ये यहाँ पर इनसे यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर वो मेडल दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर में इनका भी एक बहुत बड़ा नाम है लुइस सुलिवन का। ठीक है, फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर यहाँ पर इनको बोला जाता है। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो, क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपसे, क्या किसी इंडियन को ये वाला प्राइज़ मिला है? हाँ बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, साल 2018 में जो बालकृष्णा दोषी थे, ये इंडियन आर्किटेक्ट थे जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो अभी तक ये केवल इकलौते इंडियन है जिसको यहाँ पर ये प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड मिला हुआ है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। एक और आर्टिकल आपके स्क्रीन पर, ठीक है, लास्ट आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 2, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है पैरट फीवर डिजीज़ के बारे में। ये बीमारी काफ़ी न्यूज़ में रही रिसेंटली। तो तोते को यहाँ पर एक बीमारी फैलती है दोस्तों, तोते से ही ये बीमारी जो है इंसानों में फैलती है, जिसको नाम दिया गया पैरट फीवर डिजीज़। ठीक है, और इस पैरट फीवर डिजीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, नाम है यहाँ पर आप देख पाओगे सेटाकोसिस। सेटाकोसिस ये है, इसको हम लोग पैरट फीवर के नाम से भी जानते हैं। इस बीमारी ने या इस वाले बुखार ने यूरोप के अंदर में लगभग 5 से ज़्यादा लोगों की जान ली। इस वजह से चर्चाओं में आ चुका है। क्या है पैरट फीवर? आओ मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज़ इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों एक प्रकार का ये रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है। होता किससे है? एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है बैक्टीरियम क्लैमोडाइफिला सिटैकी, इसकी वजह से बीमारी फैलती है। क्या बीमारी कॉन्टेगियस है? आराम से फैलती है। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली एक पैरट डिजीज़ है, तोते से फैलती है और तोते से इंसानों में पहुँचती है, और फिर उसके बाद में इंसानों से इंसानों में फैलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा यहाँ पर इसके चांसेस कम हो जाते हैं, बट तोते से इंसान में आराम से फैल सकती है। कोई इन्फेक्टेड तोता है ना, उसके शरीर पे बीमारी फैल चुकी है, उसके फैदर के ऊपर ही बीमारी फैल चुकी है, उसके कांटेक्ट पर कोई इंसान आएगा तो उसको हो सकती है बीमारी। बाकी अफेक्टेड रीजन्स की बात करेंगे तो आज के समय पर जो ये पैरट फीवर है इसने बुरी तरह से इम्पैक्ट डाला है डेनमार्क में, नेदरलैंड में, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन में। तो यहाँ पर आज के समय पर बहुत सारे केसेस हैं जिस वजह से ये पूरा का पूरा मामला चर्चा में है। अब दोस्तों कभी भी किसी को ये पैरट फीवर हो जाता है ना, तो उसमें कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे उस इंसान को बुखार हो जाएगा, निमोनिया जैसे कुछ लक्षण यहाँ पर नजर आएंगे, कफ होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट में दर्द होने लगेगा, ये इसके सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो प्रिवेंशन में अगर आप देखोगे तो कहने का मतलब है प्रॉपर साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है ना। उसके अलावा जो बर्ड्स वगैरह उनसे दूर रहना ज़रूरी है जो बीमार हैं स्पेशली। प्लस यहाँ पर कह सकते हो कि ऐसे ही हम ट्रांसमिशन को हम कम कर पाएंगे। प्लस ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स हैं और सपोर्टिव केयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे प्रॉपर रेस्ट लेना, सही समय पर प्रॉपर पानी पीना, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें, क्योंकि इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो यहाँ पर वो इन्फेक्शन से आराम से लड़ पाएगी। तो ये बेसिकली इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हो गया। तो ये था यहाँ पर आज का हमारा पूरा का पूरा न्यूज़ एनालिसिस।
ठीक है, मज़ा आया दोस्तों। बाकी आज के जो द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है ना, वो एडिटोरियल काम का एक भी नहीं है, एक भी। आप खुद भी चेक कर सकते हो। इस वजह से उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इस वजह से हमने कुछ और वेरियस सोर्सेज को ऐड किया, जिसकी वजह से वीडियो का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो 2020 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था जो प्रीलिम्स का था। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, भाई बताना है इन चारों जोड़ों में से कौन सा जोड़ा करेक्टली मैच है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला वाला और तीसरा वाला। ये पेयर दोस्तों करेक्टली मैच है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।